नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश समाज और साहित्य में जो एक जबरदस्त तूफान आया था, उसकी पड़ताल करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास AC वॉर्ड की किताब है 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर, और हम इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों में गोता लगाएंगे। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे विक्टोरियन दौर की वो पत्थर जैसी मजबूत मान्यताओं वाली दुनिया वो कैसे 20वीं सदी की बेचैनी और सवालों के भवंडर से टकराई। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी किताबों की बात नहीं है, ये उन विचारों की जड़ तक जाने की कोशिश है जो आज भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। सही बात है। तो ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। वॉर्ड हमें एक ऐसी दहलीज पर खड़ा करते हैं जिसके एक तरफ विक्टोरियन जमाना है, जहां सब कुछ तय था, स्थायी था। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है 20वीं सदी, जहां सब कुछ बदल रहा था, सब कुछ जैसे पानी की तरह बह रहा था। तो विक्टोरियन सोच से ही शुरू करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए दुनिया एक शानदार मजबूत घर थी जिसकी नींव कभी हिल ही नहीं सकती थी। हाँ, साम्राज्य, धर्म, परिवार, ये सब ऐसे सच थे जिन पर कोई सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें लगता था कि वो सभ्यता के शिखर पर हैं। और इस पूरी सोच की जड़ में थी, जिसे वार्ड कहते हैं, स्वीकृति की भावना। स्पिरिट ऑफ एक्सेप्टेंस। जी, लोग विशेषज्ञों और अधिकारी यानी अथॉरिटी की बात को बस मान लेते थे, बिना सवाल किए। बिना सवाल किए। यहां तक कि जब डार्विन और बाइबल की कहानियों में टकराव हुआ, तब भी लोगों ने अधिकार की धारणा को चुनौती नहीं दी। अच्छा। उन्होंने बस एक अधिकारी को दूसरे से बदल दिया। कहने लगे कि डार्विन की आवाज ज्यादा भरोसेमंद है। उन्हें बस किसी ना किसी से पुष्टि चाहिए थी। और फिर आती है 20वीं सदी और इस पूरे पक्के घर वाले कॉन्सेप्ट को डायनामाइट लगा देती है। हाँ, बिल्कुल। मुझे वो H.G. वेल्स की बात याद आ रही है जो वॉर्ड ने बताई है कि दुनिया अब घर नहीं रही, बल्कि एक घर की जगह पर लगा हुआ कैंप बन गई है। हाँ, बस एक अस्थायी पड़ाव, जैसे हम किसी असली सभ्यता के आने का इंतजार कर रहे हों। सब कुछ हिल रहा था। और इस बदलाव के सबसे बड़े पैरोकार थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनका तो पूरा दर्शन ही 3 शब्दों पर टिका था। सवाल करो, जांच करो, परखो। बिल्कुल, क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट। उन्होंने हर बनी बनाई मान्यता पर हमला किया, धर्म हो, समाज हो या विज्ञान। उनका मानना था कि कोई भी विचार तब तक अंधविश्वास है जब तक आप उसे खुद अपने विवेक की कसौटी पर न कस लें। उनके नाटक मेजर बारबरा का एक डायलॉग है जो सीधे इसी पर चोट करता है। हाँ, वो जिसमें एक किरदार कहता है कि दुनिया की यही तो मुसीबत है, ये अपने पुराने इंजन तो कबाड़ में फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रह, अपनी पुरानी नैतिकता, अपने पुराने संविधान नहीं फेंकती। क्या सीधी और तीखी बात है। तो यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब आप हर चीज पर सवाल उठाना शुरू करते हैं तो इसका असर दो तरफा होता है। कुछ लोगों के लिए ये एक ताजी हवा के झोंके जैसा था, जैसे उन्हें दिमागी गुलामी से आजादी मिल गई हो। एकदम। लेकिन हर किसी को ये आजादी रास नहीं आई। जाहिर है, अगर आपके पैरों के नीचे से जमीनी खिसक जाए तो डर लगना तो लाजमी है। बिल्कुल। शॉ की ही एक किरदार है बारबरा, वो इस डर को बहुत अच्छे से बताती है। वो कहती है, मैं उस चट्टान पर खड़ी थी जिसे मैं हमेशा से अटल मानती थी और वो मेरे पैरों के नीचे से हिलकर ढह गई। हाँ, तो जब सारी पुरानी निश्चितताएं टूट जाती हैं तो बहुत से लोगों के लिए एक आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो जाता है। वे एक शून्य में तैरने लगते हैं। तो जब समाज में इतनी बड़ी उथल-पुथल मची हो, कुछ लोग आजाद महसूस कर रहे हों और कुछ खोया हुआ, तो इसका असर उस दौर के साहित्य पर कैसे पड़ा? यही सवाल, इसी सवाल ने उस दौर के साहित्य को मोटे तौर पर 2 खेमों में बांट दिया। अच्छा। पहला खेमा था फेबियन सोसाइटी से जुड़े लेखकों का। इसमें शॉ और H.G. वेल्स जैसे लोग थे। उनका नारा था, जीवन के लिए कला। जीवन के लिए कला, मतलब साहित्य का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को सुधारना था। एकदम सही। वे मानते थे कि लेखक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलम से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए। इस ग्रुप के पीछे की असली ताकत थे बीट्रिस और सिडनी वेब, जो कमाल के रिसर्चर थे। हाँ, और जिन्हें हम आज वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वे उसके मुख्य आर्किटेक्ट थे। उनका इरादा बहुत नेक था, समाज के सबसे वंचित तबके का भला करना। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लगता है, इसमें जरूर कोई पेंच होगा। और वो पेंच बहुत बड़ा था। ये कमाल का विरोधाभास है। जिन लोगों का मकसद हर एक आम इंसान की जिंदगी बेहतर बनाना था, उन्हीं के सिस्टम ने एक ऐसी विशाल सरकारी मशीन को जन्म दिया जो हर इंसान को बस एक नंबर, एक कंप्यूटर के पंच कार्ड की तरह देखने लगी। अरे,
इसमें H.G. वेल्स के कॉमन मैन यानी आम इंसान की पहचान ही छीन ली और उसे मास मैन यानी भीड़ का एक बेचेहरा हिस्सा बना दिया। वाह, मतलब भलाई करने के चक्कर में उन्होंने इंसान की शख्सियत ही छीन ली। तो अगर ये एक खेमा था, तो दूसरा खेमा कौन सा था? दूसरा खेमा इनसे एकदम उलट था। ये था ब्लूम्सबरी ग्रुप। जिसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर और वो मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स जैसे बड़े-बड़े बुद्धिजीवी थे। हाँ, उनके लिए कला, सौंदर्य और व्यक्तिगत रिश्ते सबसे ऊपर थे। उनका झुकाव कला के लिए कला की तरफ था। तो ये लोग सामाजिक मुद्दों से दूर अपनी एक बौद्धिक दुनिया में रहते थे। हाँ, एक तरह से वे काफी इलीट यानी अभिजात्य थे। वॉर्ड लिखते हैं कि वे कमतर दिमागों को नीचा देखते थे। एक मिनट, अगर वे कमतर दिमागों को नीचा देखते थे, तो फिर उनका समाज पर इतना गहरा असर कैसे पड़ सकता था? ये बात थोड़ी विरोधाभासी रखती है। बहुत अच्छा सवाल है। उनका असर सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ा, लेकिन बहुत गहरा था। जैसे? सबसे बड़ा उदाहरण है J.M. कीन्स। पहले विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी पर वर्साई की संधि थोपी गई, तो कीन्स ने 1919 में एक किताब लिखी, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस। और इस किताब ने संधि की धज्जियां उड़ा दी। हाँ, वॉर्ड का मानना है कि इस किताब ने जर्मन लोगों के मन में ये भावना भरने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इसने अनजाने में दूसरे विश्व युद्ध के बीज बो दिए? शायद। तो देखिए, जो लोग खुद को राजनीति से ऊपर मानते थे, उनकी एक किताब ने दुनिया का नक्शा बदलने में मदद कर दी। तो एक तरफ समाज को बदलने वाला साहित्य था और दूसरी तरफ बहुत ही बौद्धिक कलात्मक साहित्य। लेकिन लगता है एक मोड़ ऐसा भी आया जब साहित्य आम पाठक की पहुंच से ही बाहर हो गया। हाँ, जैसे वो किसी खुफिया क्लब का हिस्सा बन गया हो। वो मोड़ आया 1922 में। बिल्कुल। उस साल 2 किताबें छपी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जेम्स जॉयस की यूलिसिस और T.S. एलियट की द वेस्टलैंड। वॉर्ड कहते हैं कि इन किताबों के साथ साहित्य संचार के आम रास्ते को छोड़कर एक रहस्यमयी किले में बंद हो गया। और इसकी तुलना अगर हम थॉमस हार्डी या रुडयार्ड किपलिंग जैसे पहले के लेखकों से करें, तो उनका साहित्य तो कोई भी, मतलब एक औसत बुद्धि वाला इंसान भी एंजॉय कर सकता था। यहाँ आकर्षक बात यह है कि आलोचकों की दुनिया और आम पाठकों की दुनिया में एक गहरी खाई बन गई। हाँ, उस दौर के बड़े बड़े आलोचक कहने लगे कि अब भला जॉन गाल्सवर्दी को कौन पढ़ता है। लेकिन बिक्री के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। गाल्सवर्दी की किताब द फॉरसाइट सागा चुपचाप बिकती रही और अपने 50वें संस्करण तक पहुंच गई। बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि बौद्धिक तबका जो कह रहा था, जरूरी नहीं कि आम पाठक भी वही सोच रहा हो। इसी बौद्धिक आलोचना से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है किताब में, प्रोफेसर विलियम एमसन का। हाँ, जो अपनी गहरी विश्लेषण क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने T.S. एलियट की एक कविता का जबरदस्त विश्लेषण किया। उन्होंने कविता की एक लाइन में व्याकरण की एक अस्पष्टता को पकड़ा और उसे कविता का केंद्रीय बिंदु बता दिया। और मजे की बात यह थी कि वो अस्पष्टता एलियट की कलम से नहीं, बल्कि एक प्रिंटर की गलती से पैदा हुई थी। हाँ, एक संस्करण में गलती से कॉमा और फुल स्टॉप की जगह बदल गई थी, जिससे लाइन का मतलब ही बदल गया। मतलब एक पूरी एकेडमिक थ्योरी एक टाइपो पर खड़ी थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि साहित्य में एक ऐसा बौद्धिक वर्ग पैदा हो रहा था जो जानबूझकर खुद को आम लोगों से अलग कर रहा था। वॉर्ड जेम्स जॉयस के बारे में लिखने वाले स्टुअर्ट गिलबर्ट का जिक्र करते हैं, जिन्होंने लिखा कि जॉयस ने कभी भी बौद्धिक सत्ता को मानसिक रूप से कमजोर भीड़ के सामने झुकने नहीं दिया। और T.S. एलियट ने भी उन लोगों की आलोचना की जो कहते थे कि साहित्य को सबकी समझ में आना चाहिए। हाँ, ये साफ था कि वे अब आम पाठक के लिए नहीं बल्कि एक चुने हुए खास वर्ग के लिए लिख रहे थे। ये बौद्धिक किला तो दोनों विश्व युद्धों के बीच बना, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? वेलफेयर स्टेट ने तो एक बेहतर दुनिया का वादा किया था। हाँ, सबके लिए नौकरी, सामाजिक सुरक्षा। तो क्या इससे समाज में फैली बेचैनी खत्म हो गई? वादा तो यही था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। मतलब? वॉर्ड लिखते हैं कि जब लोगों की जेब में पैसा आया और भविष्य की चिंता कम हुई, तब भी वे खुश नहीं हुए। इसके बजाय समाज में एक उदास असंतोष फैल गया। उदास असंतोष? हाँ, अपराध और वेश्यावृत्ति, जिन्हें हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वे समृद्धि आने पर और बढ़ गए और एक अजीब तरह का भौतिकवाद हावी हो गया। कीपिंग अप विद द जोन्स, पड़ोसियों से बेहतर दिखने की होड़। बिल्कुल। और इस माहौल को बनाने में नई ताकतों का हाथ था,
जैसे कि विज्ञापन। हाँ, विज्ञापन का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। वे अब सिर्फ सामान के बारे में नहीं बता रहे थे। नहीं, वे चालाकी से डेप्थ साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब हमारे अनजाने डर, हमारी इच्छाओं को निशाना बना रहे थे। वे बियर और चॉकलेट जैसी चीजों को प्यार और सेक्स जैसी गहरी मानवीय इच्छाओं से जोड़कर बेच रहे थे। वार्ड ने नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें चिंता जताई गई थी कि विज्ञापन सिगरेट और शराब पीने को मर्दाना और बड़े होने की निशानी की तरह पेश कर रहे थे। और इसका सीधा असर नौजवानों पर पड़ रहा था। और इसी असंतोष और भौतिकवाद के माहौल से पैदा हुआ युवाओं का विद्रोह। बिटनिक्स। हाँ, इसका सबसे बड़ा प्रतीक था बिटनिक्स। यह आंदोलन अमेरिका में शुरू हुआ और ब्रिटेन तक पहुंचा। जैक केरुएक की किताब ऑन द रोड उनकी बाइबल की तरह थी। तो ये बिटनिक्स थे कौन? क्या चाहते थे ये लोग? वे समाज से, उसके नियमों से, उसकी सफल होने की दौड़ से पूरी तरह ऊब चुके थे और उसे पूरी तरह नकारना चाहते थे। वे घुमंतू कबीलों की तरह रहते, नशा करते और हर तरह के सामाजिक बंधन को तोड़ते। लेकिन इसमें एक बड़ी विडंबना थी। वो ये कि वे जिस समाज से इतनी नफरत करते थे, वे उसी पर पूरी तरह निर्भर थे। अच्छा, कैसे? खाने के लिए, पहनने के लिए और सड़क पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने के लिए वे उसी समाज के मोहताज थे। उनका पहनावा भी एक विद्रोह था। लड़के और लड़कियां दोनों ही घिसी हुई जीन्स और ढीले ढाले स्वेटर पहनते थे। हाँ, जिससे उनमें फर्क करना मुश्किल हो। ये उस दौर की तयशुदा लैंगिक भूमिकाओं को भी एक चुनौती थी। तो ये महज एक फैशन नहीं था, ये हर तरह के अधिकार के खिलाफ एक गुस्सा था। बिल्कुल, ये अधिकार के प्रति तिरस्कार की भावना थी जो हर जगह दिख रही थी। उस दौर के व्यंग्य में भी, जिसे वार्ड घटिया व्यंग्य कहते हैं, जिसका मकसद किसी चीज की समझदारी से आलोचना करना नहीं था। नहीं, बल्कि हर चीज का मजाक उड़ाना और उसे नीचा दिखाना था। इसी के साथ एक और चलन शुरू हुआ, मनोरोग का। ऐसा लगने लगा मानो पूरी दुनिया एक बड़ा सा क्लिनिक हो और हर इंसान एक जांच का मामला हो। हाँ, और असामान्य होना ही अब नया सामान्य बन गया था। तो कुल मिलाकर हमने विक्टोरियन युग की ठोस चट्टान जैसी निश्चितताओं से लेकर 20वीं सदी के मध्य की बिखरी हुई, सवाल करती और बेचैन दुनिया तक का एक लंबा सफर तय किया। एक सदी जिसमें एक तरफ तो अविश्वसनीय तरक्की हुई, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत का एक तरह से पतन भी हुआ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ साहित्य के बदलते दौर की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब किसी समाज की नींव हिल जाती है, जब पुराने सच टूटकर बिखर जाते हैं, तो इंसान कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, कुछ लोग इस नई आज़ादी का जश्न मनाते हैं, कुछ उस खालीपन में खो जाते हैं और कुछ पूरी व्यवस्था के खिलाफ ही विद्रोह कर देते हैं। और आखिर में वार्ड एक ऐसा सवाल उठाते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वे पूछते हैं, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और हम विक्टोरियन दौर को और दूरी से देख पा रहे हैं, तो क्या जिसे हम उनका पाखंड या हिपोक्रेसी कहते थे, वो अब हमें सराहने लायक संयम और शालीनता जैसा नहीं लगने लगा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। आज के श्रोताओं के लिए हम यही सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी का 24/7 प्रदर्शन कर रहा है, जहां एक व्यक्तित्व का पंथ बन गया है, क्या विक्टोरियन संयम और अपनी निजी जिंदगी को निजी रखने का विचार हमारे लिए कोई मायने रखता है, या फिर उनकी दुनिया एक ऐसे झूठ पर बनी थी जिसका टूटना तय ही था? इस पे सोचिएगा।